कि खर्चा आप सारा बाप से ले रहे हो और सारी तालीम और तरबियत मां की मर्जी की हो रही है। वो तो खानसामे से भी ज्यादा बदतर हालत है उसकी। आप इस्लाम को लेते हो तो पूरा लो ना। ये कैसा इस्लाम आप ले रहे हो कि आधा आप यूरोप का कानून ले रहे हो, आधा आप इस्लाम का कानून ले रहे हो? तो खुदकुशियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? मैं खुदा की कसम उठा के बोलता हूं कि बहुत से बापों ने खुदकुशियां की इस कानून की वजह से। दुनिया में सबसे हसीन बच्चे मेरे, सबसे ज्यादा मुझे उनसे प्यार है। तो उतला है मेरा बेटा। मैं अपने बच्चे से कोर्ट में मिलने जाता हूँ, वो 10 मिनट तक तो पहले मेरे पास नहीं आता कि बाबा गंदे हैं। और जब मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटा मम्मा अकेले रहती हैं, तुम्हें मम्मा का भी ख्याल रखना है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है, तुम बहादुर रहो और हम बस अलग रहते हैं, ये आपके सोचने की बात नहीं है। हमारा जो है ना वो जेंडर तजाद नहीं है, हम औरतों के खिलाफ नहीं है। देखिए औरत जो एक माँ भी है, एक बहन भी है। हम ये बोलते हैं कि अगर उसने खुला लेनी थी, उसको हम पसंद नहीं आई या हमें वो पसंद नहीं आई, हमारा मामला सेपरेट हो गया। पर बच्चे जो है ना वो मुश्तरक है, बच्चे माँ के भी हैं, बाप के भी हैं। देखिए कस्टडी जिसके पास भी हो, आया कि माँ के पास हो या बाप के पास हो, मुलाकात से कोई किसी को ना रोके। बच्चे को माँ का अदब सिखाना भी ना, ये भी बाप को अल्लाह ने ताकत दी है। माँ बच्चे को अपना फर्माबरदार भी वो बाप के बगैर नहीं बना सकती। बाप का रोब होता है औलाद पर तो वो माँ की भी मानता है। हमने तो देखा है ना, घरों में माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप उसको आंखें दिखाता है, माएँ कहती है इसको संभालें आप। जो माँ आज अपने बच्चे को तलाक के बाद बाप से बरगला रही है ना, ये बच्चा कल उस माँ के लिए अज़ाब जान बनेगा। मेरे साथ बेस ये बना दिया गया कि मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। मतलब 2 साल की बच्ची, आप ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास जी। तो एक मर्द ने ये कहा कि मेरे पे इल्जाम ये लगाया गया कि मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। आप बताओ यार, मतलब ये कि तो एक जगह मुझ पे उसकी डिप्रेशन का हाल क्या होगा, क्या हालत हो। एक जगह मुझ पे ब्लेम ये है कि मैं मतलब वो होमोसेक्सुअल भी हूँ केस के अंदर। एक उसी उसमें है कि मैं बच्ची के साथ भी केस में मैं अपनी भाभी है, तो मतलब मेरा हर किसी के साथ सेक्सुअल एलिगेशन है मुझे बहुत ज़्यादा। जब हम अलहदा हुए तो मतलब हम निकाह में थे, ख़त्म नहीं हुआ था, खुला नहीं होते, तो मुझे साइबर क्राइम वालों ने उठाया घर से, क्योंकि उस पर मेरे एलिगेशन ये लगी थी कि मैं और मेरे वालिद साहब हैं, एजेड हैं, तो वो और मैं जो हूँ, मैं अपने वालिद साहब के साथ रह रहा हूँ उनके साथ, तो मैं और वो जो है घर के अंदर जो है ना वो वीडियोस बनवाते हैं बच्चों के घर के अंदर। तो मुझे उठाया गया, लॉकअप कराया गया, मारा पीटा बहुत ज़्यादा कि एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि तुम ये सब काम कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे मार डालो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो मैं गुलिस्तान जो है इनका साइबर क्राइम का ऑफिस है, तो उधर मुझे मारा गया, बहुत उठाया गया। अच्छा, इसकी फिर कंप्लेन भी हमने करी, तो ये बेसिकली कोई ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं है, ये उसी सोर्स ने, वो जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकती है। जो आपने इल्जामात लगाए हैं वो तो साबित ही नहीं है, तो आप बच्चा किस बेस पे अपने साथ लेके जा रही हैं? अदालत ये नहीं पूछेगी, बच्चा भी गया शोहर के हाथ से। आप खुद सोचें, अगर आप एक ख़ानदानी आदमी हैं तो क्या कोई ख़ानदानी आदमी अपने बच्चे को ऐसी औरत के हवाले कर सकता है जिस औरत को खुदा का भी खौफ नहीं है, अल्लाह के रसूल से क़यामत के दिन मुलाकात पे भी शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाऊंगी, कि किस बेस पे मैंने खुला लिया है। वो किसी गैर मर्द के साथ निकाह करती है। तमाम मदारिस, दारुल उलूम कुरंगी, बिनौरी टाउन, जामिअत रशीद उसको फतवा दे रहे हैं कि ये निकाह नहीं है तुम्हारा, कलअदम है, लेकिन उसको फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत के साथ मर्द अपना बच्चा मजबूरन भेजने पर, यानी उस पर भेजने पर मजबूर होता है। तो जवाब में ये जवाब जमा होता है कि जी बच्चे बाप से डरते हैं, बच्चा जालिम है, बाप जालिम है, जाबिर है, मारता है, पीटता है, फलाना है, ढमकाना है, कोई सबूत नहीं है। हम ख्वार होके रह गए अपने बच्चों के लिए। एक वक्त आता है सोचते हैं भाड़ में डालो, ना कोर्ट जाओ ना बच्चों से मिलो। और बस आप थोड़े दिनों में टीवी में देखेंगे जी ख़वातीन के हुकूक़ पर कोई नया बयान आ गया, ख़वातीन के हुकूक़ की कोई नई तंजीम बन गई, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैं मानता हूँ ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है भाई, लेकिन मर्दों के साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या औरत को क्या खुली छूट है? जिस तरह से चाहे उसको अदालतों में घसीटती रहे, जिस तरह से चाहे उसको जलील करती रहे। वो भाई तुमने अगर खुला लेना भी था, गैर शरई खुला था, तुम्हें जिना का शौक है, तुम दफा हो जाओ, बच्चे तो उसके हवाले करो ना तुम। 491 फाइल किया जाता है, उसके अंदर कुछ कॉपी पेस्ट होती है टेम्पलेट्स जो कि वकीलों ने पहले से ही बनाई हुई है। समहाउ उसमें एडिशन भी होता है थोड़ा सा। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस होने से पहले ना हमारी एक उलमा कौंसल हो, एटलीस्ट दोनों पार्टीज़ को बिठाएं, बैठ के उनसे कहें कि यार आप कुरान पे हाथ रखें और कसम खाएं कि ये जो बात आप कर रही हैं ये ठीक है।
और अगर वो कहती हैं कि यानी हाँ, वो लगे बंदे कुछ इल्जामात हैं शोहर पे, जी वो बने बनाए वो वकील ने ना कंपोज करके रखे हुए होते हैं। मैं कहता हूँ जिस वकील ने इस कानून को तब्दील कर दिया, ये इतना बड़ा सदक़ा जारिया होगा। ये सिर्फ मर्दों के हुकूक की बात नहीं है, ये औरत के भी हक है इसमें। मर्द औरत के साथ उस वक्त तक वफा नहीं करेगा जब तक उसको औरत के अपना होने का यकीन ना हो। जिस दिन मर्द को ये शुबा हो गया ना कि ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है, ना वो उसके नाम प्रॉपर्टी करेगा। अभी तो मर्द कमाता अपने बीवी बच्चों के लिए, हमारे मेजॉरिटी यही है, विरासतें उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं तो हज़ारों लोगों को जानता हूँ कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, मेरे मरने के बाद बेवा और बच्चों का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने सुना होगा मैं अक्सर एक आवाज़ उठा रहा हूँ अदालती खुला के ख़िलाफ़, चीख चीख के थक गया हूँ, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कि जो ख़वातीन कोर्ट में जाती हैं, लिखा लिखा एक पेपर होता है, वकील ने उनको पकड़ाया हुआ होता है, उसमें रिटर्न में कुछ इल्ज़ामात कंपोज किए हुए होते हैं। शराब पीता है, लड़कियों से इसके ताल्लुकात हैं, यूँ करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है, और ना उस पर औरत के पास कोई गवाह होते हैं, ना अदालत उससे गवाह तलब करती है। अदालत उसको खुला पकड़ाती है और ये जा वो जा, बेगम साहिबा मार्केट से शार्ट। जिना का अड्डा खोला हुआ है। ये जनरल मुशर्रफ ने अपनी आखिरत बर्बाद करने का एक सामान किया था, फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए, तो उसको अदालतों में नाफिज कर दिया। अब जज तो बेकसूर है, ज़ाहिर है उस पर तो एक चीज़ मुसल्लत है, तो वो तो जो कर रहे हैं जजेस साहिबान, लेकिन उनको भी खुदा से डरना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम में और निकाह में यही फ़र्क है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दोनों आज़ाद होते हैं, जब चाहें ब्रेकअप हो गया उनका। तो निकाह में भी अगर यही है कि दोनों जब चाहें निकाह ख़त्म कर दें, तो वो ज़िना में और निकाह में फ़र्क क्या हो गया फिर। तो इस पे तो मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, ये इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है जो अदालती खुला आजकल चल रहा है ना। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए उलमा को, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और हमारे वकला को, वफाकी शरी अदालत में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और फ्यूचर में इसका नुकसान औरत ही उठाएगी, फ्यूचर में इसका नुकसान औरत को होगा। वजह उसकी है कि जब मर्द शादियाँ करना छोड़ देंगे, उनको पता है यार मैंने शादी की और मेरी बीवी किसी भी वक्त मुझसे खुला लेके जा सकती है, तो वो वफा नहीं करेगा बीवी के साथ। आजकल हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदादें बेगम के नाम कर देते हैं। उनको पता है यार ये मेरी है। जब आपको ये एहसास ही ख़त्म हो जाए कि यार किसी भी वक्त जा सकती है ये, तो कैसे उसको अपना समझेगा इंसान। फिर तो उससे उतना ही ताल्लुक़ रखेगा जो गर्लफ्रेंड से होता है, एक फिजिकल रिलेशन होगा। उसके बाद भाई कोई इसके साथ वफा करने की ज़रूरत नहीं, ना इस पर कोई खर्च करने की ज़रूरत है, तो किसी भी वक्त ये जा सकती है जैसे कि हो रहा है। तो यहाँ तक तो बात बुरी थी, लेकिन कम से कम इतना था कि भाई एक औरत नहीं रहना चाह रही है, उसको अदालत से खुला लिया, गैर शरई खुला। एक खुला शरई होता है, उस पर मैं बात बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि शौहर अगर वाकई जुल्म कर रहा है, वाकई उस पर इसका जालिम होना साबित हो जाता है, तो चंद सूरतें ऐसी हैं जिनमें एक तरफा भी अदालत निकाह ख़त्म कर सकती है। लेकिन हमारी अदालतें आजकल जो कानून है ना, जो रिटर्न में लिखा हुआ है, उसमें यह है कि अदालत इसकी पाबंद नहीं है, बस औरत जाएगी, अदालत इसकी पाबंद है कि उसको खुला की डिग्री पकड़ाएगी। ये गैर शरई चीज़ है। फिर इस जुल्म पे एक और जुल्म ये हो रहा है कि 100% गलती औरत की है, बच्चे हो चुके हैं, वो बच्चे भी अपने साथ लेके जाती है। अदालत उससे ये नहीं पूछ सकती कि मोहतरमा आप जो खुला कि आपने केस फाइल किया है, इसमें शौहर का तो कोई कसूर ही नहीं बनता, जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो साबित ही नहीं है, तो आप बच्चा किस बेस पे अपने साथ लेके जा रही हैं। अदालत ये नहीं पूछेगी, बच्चा भी गया शौहर के हाथ से। आप खुद सोचें, अगर आप एक ख़ानदानी आदमी हैं, तो क्या कोई ख़ानदानी आदमी अपने बच्चे को ऐसी औरत के हवाले कर सकता है जिस औरत को खुदा का भी खौफ नहीं है, अल्लाह के रसूल से क़यामत के दिन मुलाकात पे भी शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाऊंगी, कि किस बेस पे मैंने खुला लिया है। वो किसी गैर मर्द के साथ निकाह करती है। तमाम मदारिस, दारुल उलूम कुरंगी, बिनौरी टाउन, जामे तो रशीद उसको फतवा दे रहे हैं कि ये निकाह नहीं है तुम्हारा, कलअदम है, लेकिन उसको फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत के साथ मर्द अपना बच्चा मजबूरन भेजने पर, यानी उस पर भेजने पर मजबूर होता है वो। अब हो क्या रहा है, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, दिन रात मेरे पास ये केसेस आ रहे हैं, मैं चीख चीख के थक गया हूँ। कोई भाई इस पर आवाज़ उठाओ यार। केसेस क्या आ रहे हैं, एक खातून ने एक बंदे से शादी की, उससे बच्चा पैदा हुआ, कोर्ट में खुला फाइल किया, वो बंदा कह रहा है मेरी बेगम भी गई और बच्चा भी मेरे हाथ से गया। कोर्ट उठा के वो बच्चा लाजमी औरत के हवाले करती है, औरत के हवाले कर दिया। उसके बाद हो क्या रहा है, शौहर महीने में 2 दफ़ा कोर्ट में मुलाकात कर रहा है अपने बच्चे से, और उसमें भी पहले वो केस करता है, वकीलों को ठीक ठाक पैसा खिलाता है, फ्री पॉकेट में नहीं होता ये काम, वो लंबा चलता रहता है।
वो नोटिस औरत के घर में जाता है, 3-4 महीने तो खातून वो नोटिस वसूल ही नहीं करती हैं कि जी मैं थी नहीं घर पे। 4-6 महीने के बाद जाके कहीं नोटिस वसूल होता है। 6-7 महीने तो बाप के वैसे ही गए, उस दौरान बच्चा वैसे ही भूल जाता है अपने बाप को। अब क्या होता है कि जी ठीक है जी, अब कोर्ट में बच्चे से मुलाकात होगी, मर जाएगा जी कोर्ट में। अदालत ये करती है कि खातून जो बच्चे को कोर्ट में लेकर आएगी या किसी मुलाजिम के जरिए भेजेगी, ये खर्चा भी बाप के कंधों पर डाला जा रहा है कि कोर्ट में लाएगी तो बाप कोर्ट में मिलेगा अपने बच्चे से, वो भी महीने में 2 दफा। और उसमें फिर बड़े मसाइल होते हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं या किस सिलसिले में तुम्हारा आना हुआ। दादा दादी घर में रो रहे होते हैं कि हमारा पोता गया हमसे। और भी जो खानदानी लोग हैं उनके यहाँ तो फूफियाँ भी होती हैं, उनके यहाँ तो चाचे भी होते हैं, तो वो सारे रो रहे होते हैं यार, उनको मिलने की भी इजाज़त नहीं है। और वैसे भी दादा दादी वो कोर्ट में कहाँ जाएंगे बेचारे मुलाकात के लिए। तो बाप को ये परमिशन नहीं है कि ये बच्चा घर में ले जाए, अपने दादा दादी से मिले, नाना और जो अपने दूसरे रिलेटिव हैं उनसे मिलवाए, या 24 घंटे कम से कम एक दफ़ा इस बच्चे को अपने पास रख ले, इतवार वाले दिन रख ले, छुट्टी वाले दिन रख ले। ये बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो आसाब शिकन जो है ना, इंसान को टेंशन देती है हमारी कोर्ट अदालतें। उसके बाद क्या होता है, अदालत ये फैसला सुनाती है जी बच्चा जब तक 18 साल तक नहीं हो जाता आपने उसका सारा खर्चा उठाना है। और मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, बाप की तनख्वाह कितनी है और उस पर औलाद का खर्चा कितना डाला जा रहा है। उसको ये भी नहीं कि यार वो कहीं दूसरी शादी करता है तो उसके पास कुछ पैसा बचेगा भी उस अगली को पालने के लिए या अगले बच्चों को पालने के लिए। ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं कि वो बेचारा खर्चा देने से, अच्छा चलो खर्चा दे रहा होता, ठीक है 18 साल तक बाप खर्चा दे, लेकिन फिर इस्लाम ये कहता है कि खर्चा बाप के जिम्मे है तो तरबियत बाप की मर्जी की होगी। माँ उसको अपनी मर्जी के स्कूल में दाखिल नहीं कर सकती। ये कैसा कानून है यार, कैसा जानवरों वाला कानून है कि खर्चा आप सारा बाप से ले रहे हो और सारी तालीम और तरबियत माँ की मर्जी की हो रही है। वो तो खानसामे से भी ज्यादा बदतर हालत है उसकी। आप इस्लाम को लेते हो तो पूरा लो ना। ये कैसा इस्लाम आप ले रहे हो कि आधा आप यूरोप का कानून ले रहे हो, आधा आप इस्लाम का कानून ले रहे हो। तो खुदकुशियां नहीं होंगी तो और क्या होगा। मैं खुदा की कसम उठा के बोलता हूं कि बहुत से बापों ने खुदकुशियां की इस कानून की वजह से। तो मुशर्रफ की तो कब्र में जो उसके साथ हो रहा होगा, जो वो करके गया है हमारे साथ, आप जो अभी मौजूदा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, खुदा का वास्ता मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, आप अपने कानून पे नजर सानी करें। इस्लामी नदियाती कौंसिल को चाहिए कि इस पे आवाज उठाए और हमारी असेंबलियों में इस पे बहस होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूं इसका इन फ्यूचर रिजल्ट क्या निकलेगा। अब होता क्या है कि जी ये खर्चा दे रहा है, खर्चा दे रहा है। जिस दिन इसने खर्चा देना बंद किया, उठा के अदालत इसको डाल देगी जेल में। ये कहता है यार मैं बच्चों से भी गया, बच्चे भी मेरे हाथ से गए, क्योंकि तरबियत उसकी मां कर रही है। बहुत सारी माएं बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला रही होती हैं इस दौरान। वो 15 दिन में बच्चा जब एक दफा बाप से मुलाकात करने के लिए आता है, 1 या 2 घंटे की मीटिंग के लिए, उसमें अक्सर वो बाप को पहचानता नहीं है। पहचानता है तो बाप के खिलाफ गलत बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि 100% माँ की कस्टडी में है वो बच्चा। नतीजा ये निकल रहा है कि माँ उसको, मैं नहीं कह रहा सारी माएँ एक जैसी होती हैं, बहुत सी माएँ वो खराब कर रही होती हैं। जिसने ज़ाहिर गैर शरी खुला लिया है, वो कौन सा खुदा से उसके दिल में कोई खौफ होगा खुदा का। वो क्या कर रही है कि जी वो बच्चे को बाप के खिलाफ वरगला रही है। ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि 10 साल का बच्चा है, बाप से मुलाकात हुई है, वो कोर्ट में कह रहा है कि मैं बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करूंगा। आप बताएं बाप के क्या जज्बात होंगे। और खर्चा उस बच्चे की तरबियत के लिए बाप ही दे रहा है। यानी आप खुद सोचो ना, किधर जा रहे हो यार। यूरोप और अमेरिका की अंधी तकलीद में आप किस कानून को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम है, उसको छोड़कर आप, और कमाल की बात है इस कानून पे लेबल कुरान और सुन्नत का लगा दिया है। लेबल ये लगाया कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जी वो 18 साल की उम्र तक वो खर्चा देता रहेगा और बच्चा उसके किसी काम का नहीं है। वो पूछ भी नहीं सकता कि किस स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी मर्जी के स्कूल में है या नहीं है, उसकी तरबियत क्या हो रही है। बेटी स्लीवलेस कपड़े पहन रही है, वो स्कर्ट पहन रही है, उसके कितने बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, मोबाइल में क्या है, बाप को इससे कोई पूछ गछ की भी इजाजत नहीं है उसको। फिर क्या हो रहा है जी, बसा औकात वो लड़की शादी करती है जिसने खुला लिया अदालत से, किसी गैर मर्द से शादी करेगी, वो बेटी भी उसी गैर मर्द के साथ रहेगी जाके। उससे बच्चा लेने में सालों बीत जाते हैं बाप को कि भाई ये क्यों शादी कर चुकी है, अब उसकी शादी को साबित करना और ये बेटी मेरी कस्टडी में आए। और फिर भी अक्सर और बेशतर ये देखा जा रहा है कि बाप के हक में फैसला नहीं होता। अब आप बताएं, शहवत परस्ती का दौर है, यहां सौतेली बेटियों से रेप के वाकयात हो रहे हैं, दिन रात आप देख रहे हैं। नाबालिग बच्चियों से रेप के जिस मुल्क में वाकयात हो रहे हैं, उसमें गैरतमंद बाप पे क्या गुजरेगी कि मेरी बेटी
वो गैर मर्द की कस्टडी में है, जबकि ओरिजिनल बाप, हकीकी बाप मौजूद है। कोई पूछने वाला नहीं है। वो डिप्रेशन में जाएगा और बस आप थोड़े दिनों में टीवी में देखेंगे जी खवातीन के हुकूक पर कोई नया बयान आ गया, खवातीन के हुकूक की कोई नई तंजीम बन गई, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैं मानता हूं खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है भाई, लेकिन मर्दों के साथ क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या औरत को क्या खुली छूट है? जिस तरह से चाहे उसको अदालतों में घसीटती रहे, जिस तरह से चाहे उसको जलील करती रहे। वो भाई तुमने अगर खुला लेना भी था, गैर शरी खुला था, तुम्हें जिना का शौक है, तुम दफा हो जाओ, बच्चे तो उसके हवाले करो ना तुम। या कम से कम इतना तो करो कि जब तुम गैर मर्द से शादी करती हो तो शरीयत भी ये कहती है कि औरत जैसे ही शादी करती है, बच्चे अपने पास रखने का उसको कोई हक नहीं है, फौरन वो बाप के हवाले करेगी बच्चे। क्योंकि जो हकीकी जो उसका सरपरस्त है, जो खर्चा जिसके जिम्मे डाला जा रहा है, तो कस्टडी भी उसी की होगी। वो मां से मिलवाएगा जरूर, मां से ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकता उसको। हफ्ते में एक दफा वो मां के हवाले करेगा, 24 घंटे, हफ्ते में एक दफा वो 24 घंटे मां के साथ रहेंगे। लेकिन अगर मां कहीं शादी कर लेती है तो हफ्ते में एक दफा वो मां के साथ बच्चा रह सकता है, उसके अलावा वो बच्चे मां के साथ नहीं रह सकते, वो बाप ही के साथ रहेंगे फिर वो। क्योंकि गैर मर्द के साथ, जब ओरिजिनल बाप मौजूद है तो गैर मर्द के साथ मां उन बच्चों को, खासतौर पर बेटी को, तो किसी कीमत में नहीं रख सकती वो। तो ये जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? अभी मेरे पास एक वाकया आया कि खातून ने किसी मर्द से शादी की है, बच्चा पैदा हुआ, खुला लिया, 18 साल के लिए उस बच्चे का खर्चा बाप के कंधों पे डाल दिया। बाप दे रहा है, और फिर 6-7 महीने बाप को लग गए अदालत में मुलाकात के। उस दौरान वो बच्चा वैसे ही, छोटा बच्चा तो वैसे ही बहुत जल्दी भूल जाता है। फिर जनाब खातून ने क्या किया, कहीं और शादी की, कहीं और शादी की है, उससे बच्चा पैदा हुआ, पहले वाले का खर्चा स्टिल आ रहा है, दूसरे से भी खर्चा बांध लिया, वहां से भी खुला ले लिया। तो ये बेहतरीन बिजनेस खवातीन के लिए एक शुरू हो चुका है। मुझे तो डर है कि ये सुन के जो थोड़ी बहुत खवातीन रह गई हैं, ऐसा ना हो कि उनमें से भी बहुत सी यही बिजनेस शुरू कर दें। तो खुदारा होश के नाखुन लो, आप अपनी सोसाइटी को किधर लेके जा रहे हो। और मैं बता दूं, इसका नुकसान इन फ्यूचर औरत को होगा, मर्द को नहीं होगा। वजह उसकी है कि जब ये चीज़ ज़्यादा हमारी सोसाइटी में फैल जाएगी तो मर्द निकाह करना छोड़ देंगे। वो देखेंगे ना, जब फलां दोस्त के साथ ये हुआ, वो किस तरह अदालतों में उसकी बीवी उसको घसीट रही है, फलां के साथ ये हुआ, शादियां करना छोड़ेंगे। बोलेंगे औरत से फिजिकल रिलेशन करो, जैसे गधे घोड़े होते हैं, अपना काम किया और निकल लिए। जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है, वो निकाह विकाह की टेंशनों में नहीं पड़ते। अब वो कहते हैं यार उनके यहाँ वलदुज़िना बच्चे बहुत पैदा होते हैं, विदाउट बाप बच्चे पैदा होते हैं उनके यहाँ। बाप नहीं टेंशन लेता, उनको पता है कि मैं बच्चा पैदा करूंगा, मेरे लिए एक अजाब बन जाएगा, ये औरत की बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इससे। तो खुदारा होश के नाखुन लें, कुछ इस पर आवाज़ उठाएं, मीडिया वाले आवाज़ उठाएं, इस कानून को तब्दील करने की कोशिश करें, वकला इस पर आवाज़ उठाएं। मैं कहता हूं जिसने इस कानून को तब्दील कर दिया, ये इतना बड़ा सदक़ा जारिया होगा। ये सिर्फ मर्दों के हुकूक की बात नहीं है, ये औरत के भी हक है इसमें। मर्द औरत के साथ उस वक्त तक वफा नहीं करेगा जब तक उसको औरत के अपना होने का यकीन ना हो। जिस दिन मर्द को यह शुबा हो गया ना कि ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है, ना वो उसके नाम प्रॉपर्टी करेगा। अभी तो मर्द कमाता अपने बीवी बच्चों के लिए, हमारे मेजॉरिटी यही है, विरासतें उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं तो हजारों लोगों को जानता हूं कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, मेरे मरने के बाद बेवा और बच्चों का क्या होगा। और ऐसे भी आपको मैं वाकया सुना दूं, मर्द ने यह किया कि एक प्रॉपर्टी तैयार करके अपनी बीवी को दी कि यार मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो अभी से इसके नाम कर दूं। बेगम साहबा की नीयत ही बदल गई। इधर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको दी है, बेगम ने अदालत में खुला लिया, प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी मार्केट से गई। तो ये वाकया जब होंगे ना तो मर्द वफा करना छोड़ देंगे, नुकसान औरत को होगा। टिश्यू पेपर की तरह फ्यूचर में औरत इस्तेमाल होगी, मर्द कहेगा इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करो। और टिश्यू पेपर जिस तरह गंदगी साफ करने से पहले बड़ा अच्छा लगता है, गंदगी साफ करने के बाद डस्टबिन में फेंका जाता है, तो बीवी में और गर्लफ्रेंड में यही फ़र्क होता है कि बीवी के साथ इंसान वफा करता है। मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह वफा करती है हमारे यहाँ, और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमने अपने बाप दादाओं को देखा है, अपनी सोसाइटी आज भी देख लें आप। लेकिन अगर ये अदालती खुला और ये बच्चों का वाला जो सेटअप है जिस तरह से चल रहा है, ये चलता रहा ना, तो कल फ्यूचर में मर्द औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा कि भाई इससे ज़्यादा वफा करने की और ज़्यादा दिल देने की ज़रूरत नहीं है, काम निकालो। जैसे टिश्यू पेपर गंदगी साफ़ करने से पहले बहुत अच्छा है, गंदगी साफ़ करने के बाद डस्टबिन, तो थोड़ा सा उसका हुस्न ख़त्म होगा, मर्द टिश्यू पेपर की तरह उसको डस्टबिन में फेंक देगा, नज़रअंदाज करेगा। बीवी ऐसी एक अल्लाह ने उसको एक रिश्ता बनाया है कि जितनी जितनी एज उसकी बढ़ती है, मर्द उसके साथ मोहब्बत ज़्यादा करता चला जाता है, क्योंकि उसके बच्चों की माँ है वो। आप अपनी सोसाइटी में देख लें, मैं नहीं देखता कि कोई मर्द अपनी बीवी को
एजड होने की वजह से तलाक देता हो, छोड़ता हो, बल्कि वो कहता है यार अब तो मेरे घर में ये जो है ना एक घर की मालिकन बन चुकी है। लेकिन ये मर्द जब ही वफा करेगा जब उसको औरत की तरफ से वफा मिलेगी और कानून गलत चीज में औरत का साथ नहीं देगा। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ यूं समझेंगे देख के चावल जैसे चेक कराए जाते हैं ना, देखने के लिए कि देख गल गई है कि नहीं गल गई। तो ये हजारों लाखों मर्दों का ये मसला है पाकिस्तान में, उनमें से चंद लोग अभी आपके सामने आए हुए हैं। तो ये चंद लोगों का मैं थोड़ा सा इंटरव्यू लेता हूं, इन सब के साथ यही मसला है। इन्होंने निकाह किया, बच्चे पैदा हुए इनके, उसके बाद जो मैं नहीं कह रहा मैं ये जिम्मेदार नहीं हो सकता है इन्होंने अपनी बेगमों के साथ जुल्म किया हो, मुझे नहीं पता, मैं तो एक तरफा बात सुन रहा हूँ, दूसरी तरफ की तो मैं सुन नहीं रहा। हो सकता है इन्होंने जुल्म किया हो और इनकी बेगम इनसे चली गई हो, लेकिन चलो एक काम हो गया, बेगम नहीं साथ रहना चाहती, बच्चे तो बाप के भी हैं माँ के भी हैं। कुरान के अल्फाज हैं ला तुज़ार्रा वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदी। मियाँ बीवी में अलैदगी के बाद ना बच्चे की वजह से बाप को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना बच्चे की वजह से मां को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे बच्चे मां से छीन लें आप, हम कह रहे हैं कि दोनों से बच्चे मिलेंगे, दोनों के बराबर के हुकूक हैं। और खर्चा बाप पे अगर डाला जा रहा है तो फिर तालीम बाप की मर्जी की होगी, तरबियत बाप की मर्जी की होगी। तो ये चंद लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी हम इंटरव्यू ले लेते हैं, थोड़े से अपने अपने हालात आप लोग बता दें। मैं इनसे इनकी बेगमों के हालात नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये आपको दावा करना चाहता कि इनकी बेगमों ने इनके साथ जुल्म किया। मुझे क्या पता भाई, हो सकता है इनकी बेगम इनमें से कोई छुट्टा लगाता हो, खुदा न ख्वास्ता मादरत के साथ, ठीक है ना, कोई मारता पीटता हो, मुझे क्या पता क्या हालात हैं। लेकिन इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि बच्चा जैसे माँ का होता है ऐसे ही बाप का भी होता है। तो ये सिर्फ बच्चों के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे, अपनी बेगमों के बारे में इनको बात करने की इजाज़त नहीं है। इनकी बेगमों ने अदालतों से खुले लिए हुए हैं, इनकी गलती है या इनकी बेगम की गलती है, इस पर नो कमेंट्स। लेकिन बच्चा जैसे बाप का होता है, माँ का होता है, ऐसे ही बाप का भी होता है। तो मैं इनसे जो इंटरव्यू लेने वाला हूँ, इनकी जो कारगुजारियाँ सुनने वाला हूँ, वो औलादों से मुताल्लिक हैं। तो आप ज़रा बताएं कि क्या हालात आप लोग के साथ कोर्ट में, क्या सलूक हो रहा है और आपके बच्चों के बारे में आपके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती थोड़ा करीब रखें इसको। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम वाइस ऑफ फादर के जो लोग जमा हुए हैं, इन्होंने टाइम दिया और हमें कुछ सुनने के लिए टाइम दिया। हम जो इस वक्त यहाँ पर जमा है, ये एक चंद लोग हैं, लेकिन कोर्टों में इस वक्त लाखों की तादाद में है। और एक एक बंदा जब कोर्ट में बच्चे से मिलने जाता है वो बहुत सख्त तकलीफ़ में होता है, और बाज़ औक़ात मुलाकात भी नहीं होती है। और ऐसा भी होता है कि बच्चे को वो लोग ना नींद पूरी करके लाते हैं, ना खिला पिला के लाते हैं। 2 घंटे की मुलाकात में बाप उससे वो बच्चा कैसे मानूस होगा। बहुत सी चीज़ें रखें इसको बहुत सी चीज़ें हम लेके जाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा मानूस ही नहीं होता है। वो चीज़ें तो वो लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन बच्चों से मुलाकात का वो नहीं देते हैं। जब हम लोग लगाते हैं एप्लीकेशन के ईद पे मुलाकात, तो अगर ऑर्डर हो भी जाते हैं तो बाज़ औक़ात तो वो एक अगर ईद की मुलाकात है वो कम से कम 15,000 से कम की नहीं होती है। बैलिफ को 3-4 हज़ार देने पड़ते हैं, फिर उसके अलावा कन्वेंस चार्जेस भी होते हैं, फिर बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह भी होते हैं, इसी तरह अच्छे खासे खर्चे होते हैं। उसके अलावा अगर छुट्टियों में अगर हम बच्चे से मुलाकात लेते हैं तो जज साहब ये पूछते हैं कि उसकी बच्चे की माँ से पूछते हैं कि इसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। जब एक गार्डियन हमारी जज है तो जज को इख्तियार होना चाहिए कि वो बच्चों से मुलाकात कराए। बाप की माँ तो कभी भी नहीं चाहेगी बच्चा बाप से मानूस हो। तो ये तकलीफ़ में है। यहाँ पे जितने भी फादर हैं इनको मैंने खुद रोते हुए कोर्टों में देखा है, बल्कि मैं खुद भी रोया हूँ कोर्ट में कि मेरी 7-7 महीने कोर्ट में मुलाकात नहीं होती थी। जब एक मरतबा अगर नोटिस भिजवाएं उस नोटिस पे नहीं आए तो जज साहब कहते हैं दूसरा नोटिस भेजें, फिर तीसरा नोटिस भेजते, फिर फाइनल नोटिस भेजें, 5, 6, 7 नोटिस भेजें तो फिर उसके बाद जाके वो आती थी बड़ी मुश्किल से। लेकिन तब भी उसको कुछ भी नहीं है, जज साहब उसको कोई भी पेनल्टी पनिशमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कहते हैं। बस यही कहते हैं कि मुलाकात टाइम पे कराओ। हालांकि उनको अगर थोड़ी सी उन्हें सज़ा दी जाए, उन पर जुर्माना रख दिया जाए तो कम से कम बाप से मुलाकात तो हो, लेकिन जज ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। वो इसमें अगर देखा जाए तो तकलीफ वालिद को ही हो रही होती है, माँ खुश हो रही होती है। और यहाँ पर हर किसी की अलग-अलग मसाइल हैं, अलग-अलग किसी और को भी। अच्छा, मैं एक वाक़या सुनाऊं। 2009 में मैंने एक वाक़या देखा। एक आदमी की तनख्वाह 12,000 और जज ने उसके ऊपर जो कस्टडी के पैसे डाले 8,000। अब 8,000 जब वो बच्चों को देगा और उसमें फिर आने जाने का कन्वेंस और ये सब भी, तो 4,000 में अपना वो दोबारा शादी करके घर कैसे चलाएगा वो?
तो कोई पूछने वाला नहीं है, और नहीं दो तो अंदर हो जाओ भाई आप, ठीक है ना। जी जनाब आप फरमाइए। मुफ्ती साहब, कानून में गुंजाइश है लेकिन जज सही फैसले नहीं कर रहे हैं, और 90 डेज़ का है फैमिली सूट का केस, 90 डेज़ में हल करना होता है इनको। हाँ। लेकिन उसमें गुंजाइश है कि अगर अदर पार्टी जो वाइफ है वो अगर वो बच्चे को नहीं संभाल सकती, वो गरीब है या वो मेंटली हेल्थ सही नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज करनी है जज। क्योंकि हम जो NCF फादर हैं वहाँ की ईंधन है, हम इतनी बड़ी तादाद में अगर हम NCF फादर के मसले हल हो जाएंगे तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और जो वकील हमें मिल रहे हैं, मतलब 100 में से 90 वकील जो है ना वो कच्चे के डाकू हैं। मतलब बंदा किडनैप हो जाता है उनके हाथों, फैसला नहीं हो पा रहा। मैं आपने कहा कि अपने जिक्र नहीं करना, 15 दिन बाद मेरे बेटे जो बच्चों के साथ आपकी बेगम ने आपके हक में ज्यादती की उसका तज़किरा रख रहे हैं। आपने जो पर्सनल ज्यादती हुई वो तो मैं एक तरफा बात सुन के नहीं, हो सकता है आप जाने, ठीक है ना, हो सकता है बेगम सही हो, हमें क्या पता। वही अब वो बच्चा बहुत बीमार था कल, ठीक है, तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम मुझे बच्चे की कस्टडी है, मैं शिफा में नेवी में हूँ, मैं इसका इलाज कराऊंगा, आप मुझे बच्चे की कस्टडी दे दें। तो कह रही नहीं, नो। और वो बहुत बुरी हालत में था, तो मुझे मतलब कि सही फैसले नहीं हो रहे। और दूसरी बात है कि गुंजाइश है कानून में, लेकिन हमारे यहाँ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है ये हर मामले में। और हम NCF फादर जितने भी हैं ना सर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमारे डिले करते हैं, हमारे केस को डिले करते हैं, हमें रुलाते हैं, हमें तड़पाते हैं, और मुजरिमों की तरह। ऐसा मैडम तो हमें आई कांटेक्ट नहीं करती हैं, वकील से बात करती हैं, जज हमें देखता भी नहीं है, जैसा लगता है हम मुजरिम हैं। और अगर हमें मुलाकात मिलती ना सर, तो हम उनको जो पेशकार बैठा है ना, पेशकार स्टेनोटाइपिस्ट, उसको भी पैसे देते हैं, उसकी मुस्कुराहट के पैसे। वहाँ से जो पैसे शुरू होते हैं, कहाँ तक पैसे, तनख्वाह लेके वहाँ पहुंचते हैं। मतलब है कि जिसके साथ ये हो रहा है ना, वो यही सोचेगा यार बच्चा पैदा करके मैंने अपनी अलजाब खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर वो रोक देना पैसे देना तो वो अंदर हो जाएगा। तो क्या गुजरेगी यार, वो कहेगा यार ये मेरी औलाद मेरे लिए रहमत बनी है या अजाब बना दी है। कितनी एक कॉमन सेंस की बात है ये। और बताएं जी आप कुछ। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसाइल के हवाले से सब जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो मेरे साथ पेश आए हैं, ख़ास तौर पे बच्चों से मुलाकात के हवाले से, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि हम मतलब हमारा जाना का मतलब ये है कि बस हमने पैसे खर्च करने हैं, इसके अलावा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बच्चे से मुलाकात करनी है तो पेशकार को पैसे अदा करने, सॉरी पेशकार बोल रहा हूँ, वो बैलिफ को, जबकि बैलिफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको गवर्नमेंट फ्यूल भी पे करती है, उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी पे करती है, उसके बाद भी हमें जो है ना अमाउंट लगाया जाता है कि आपने इतने उनको पिक एंड ड्रॉप के देने हैं। अच्छा, फिर जनरल परसेप्शन में आ जाएं तो बच्चों के जो मेंटेनेंस है, अब लाइक मेरा है, मेरे साइड से मेरी जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि स्कूल में मुझसे मिलने पे पाबंदी है। मैं स्कूल में जाके अपने बच्चे की रिपोर्ट नहीं ले सकता, मैं स्कूल से पूछ नहीं सकता मेरे बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है या प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है। मैं आपको बताऊं, जो खातून इस तरह कर रही है ना, अजाब खरीद रही है अपने लिए। कुरान में साफ है, ला तुज़ार्रा वालिदतुम बिवलदिहा, ना माँ को इजाज़त है कि बाप को तकलीफ दे बच्चे की वजह, बच्चे के ज़रिए, और ना बाप को इजाज़त है। मेरे सामने जी चंद दिन पहले केस आया, जितने केसेस आपके पास है ना उससे शायद 100 गुना मेरे पास होंगे ठीक है ना, क्योंकि हम तो मिलते रहते हैं लोगों से। हाँ, तो मैं अभी बताऊं, एक केस आया है, खातून आई हमारे पास कि भाई मैं अदालत से मैंने खुला लिया है। वो थोड़ी सी दीनदार थी, तो हमने जब जामिया रशीद में उसके खुला के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने कहा ये खुला सही नहीं हुआ आपका, ये कोई ऐसी, आप अपने शौहर के निकाह में बाकी, वो 3 साल से खुला लेके बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है। हमने कहा देखें, ये अगर ये इल्ज़ामात हैं, ये आप, हमने कहा कि हम खुद इनका मसला हल करते हैं। हमने कहा आप एप्लीकेशन हमें दें, हम आपके शौहर को बुलाते हैं, इंसान के बच्चे बनो भाई अगर ऐसे जालिम हो, और अगर वाकई जालिम है तो हम खुद कोशिश करते हैं कि ये निकाह ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। उसके मियाँ को बुलाया हमने। अच्छा, 3-4 साल से वो अलग थी अपने शौहर से, 3-4 बच्चियाँ उसकी। जब वो शौहर आया है ना, आते ही फूट फूट के अपनी बच्चियों को देख के रोने लगा, कह रहा 4 साल बाद अपनी बच्चियों को देख रहा हूँ मैं, और बच्चियाँ बाप से नफरत कर रही। ये मेरे सामने का केस है, इसमें जामिया के उलमा भी थे। खैर, कह रहे मैं नहीं मिल पाया, आज मैं मिल रहा हूँ इनसे। अच्छा, फिर जब हमने केस, वो जो खातून के जो इल्ज़ामात थे वो क्रॉस क्वेश्चन किए तो सारे इल्ज़ामात गलत निकले। वो हमने कहा भाई आप नान नफ़का नहीं देते, कह रहे मैं देता हूँ। हमने कहा तो कोई श्योरिटी दो। उसने कहा मुफ्ती साहब मेरा फ्लैट है, उसका किराया इतना किराया बनता है,
मैं डायरेक्ट आप लोग के अकाउंट में डालने के लिए तैयार हूं, आप इनको चेक दे दें। अब इससे बड़ी श्योरिटी क्या होगी? आप खुद सोचें ना कि यार एक आदमी इतनी नान नफका ऐसे इस तरह से देने के लिए आमादा है। यानी इतने वाजे वो सारे इल्ज़ामात गलत निकले और खातून पर्देदार थी, शरई पर्दा करती थी। तो मुझे यही हुआ, मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा भाई ये तो खुला भी ठीक नहीं है और एक आदमी इतनी बड़ी गारंटी ले रहा है। तो फिर भी मैंने कहा, उस आदमी से कहा यार जब एक औरत नहीं रहना चाह रही है तो छोड़ दो। कह रहा है मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, ये बेटियां मेरे हवाले करे। उस खातून ने कहा नहीं मैं बेटियां नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करें, हम तो चाह रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हमने कहा ठीक है आप बेटियां अपने पास रखें, एक हफ्ते में एक दिन शौहर के पास रहेगी। उसने कहा ये भी नहीं होगा। तो आप बताएं कि मैं अगर पुलिस में होता ना तो मैं सजा दे सकता था उसको कि ये तो जुल्म है भाई ये। फिर वो खातून क्या कह रही है, किसी और शादी भी करना चाह रही है और बेटियां उस सोतेले बाप के पास रख, हो सकता है अब तक हो भी चुकी हो। बेटियां सोतेले बाप के पास, 3 बेटियां सोतेले बाप के पास रहेंगी। तो ये क्या है भाई? ये तो आदमी, तो इससे तो आप लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रहे हो। इससे तो सोसाइटी में जराइम बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे इससे सोसाइटी में। हाँ, और ये औरत जब क्या करेगी, अभी कस्टडी के पैसे भी लेना शुरू कर देगी। यानी मर्द कहेगा बेटियां भी गई, मेरी बेटियां सोतेले बाप के पास भी हैं और हफ्ते में एक दिन भी मेरे पास रहने के लिए तैयार नहीं है, नफरत भी कर रही हैं और 18 साल तक सारा खर्चा भी उनका, और 18 साल नहीं शादी तक सारा खर्चा मैं दूंगा और शादी इसकी मर्जी से नहीं होगी। तो ये जुल्म है भाई। ये तो कोई वकील खुदा के लिए इस पे आवाज उठा दे, शायद अल्लाह उसी पे इसको जन्नत में ले जाए। जी, अपने बच्चों की तरबियत सही करें। ये बच्चे इस काम सीख के नहीं आ रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं और तलाक लेके भाग रहे हैं। बेटियों को तो घर बसाना चाहिए ना। मैं याद रखो एक तरफा बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि मर्द जुल्म नहीं करते। मैं तो सिर्फ एक कोर्ट के जो कानून है ना उससे मुताल्लिक आवाज उठा रहा हूं कि इसके साथ, वरना मर्दों में भी जुल्म के बड़े वाकयात हैं। अगर कहीं जुल्म है तो उसमें तो जालिम की हिमायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां हो ना, अदालत तो देख ही नहीं रही है कि जालिम कौन है। अदालत ने तो कहा है कि भाई कोई भी औरत आए ठक करके खुला पकड़ाया, ले जा बच्चे ले जा भाई, और इसको बना दिया चल भाई, वो जो मर्जी करती रहे। अदालत अच्छे बुरे का फैसला करे ना, फैसला नहीं, अदालत अच्छे बुरे का नहीं फैसला कर रही है। अदालत ने जो करना है वो कर दिया उसने। चलें जी आगे, आप चलें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कोर्ट जो है ना हमारे, वो तो एक दुकान है। कोर्ट पे बात करना तो हमारे मतलब बस से बाहर है। वो एक सिस्टम चला आ रहा है, हम सिस्टम नहीं बदल सकते। मगर आपके बयान से ना, जैसे मर्दों पे सिस्टम बदला जा सकता है। विफाकी शरई अदालत में इसके खिलाफ आवाज इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह कोई ऐसा कर दे, आवाज उठाए। मगर आपकी जो भी वीडियोस होती हैं वो मर्द के साथ खवातीन भी देखती हैं। ठीक है, आपने नहीं रहना, कोई भी वजूहत है, मुझ पे 6 केसेस से 2 झूठे भी साबित हो गए, जो भी था खत्म हो गए। अब मैं अपने बच्चों से लिए, दुनिया में सबसे हसीन बच्चे मेरे, सबसे ज़्यादा मुझे उनसे प्यार है। तो उतला है मेरा बेटा, मैं अपने बच्चे से कोर्ट में मिलने जाता हूँ, वो 10 मिनट तक तो पहले मेरे पास नहीं आता कि बाबा गंदे हैं। और जब मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटा मम्मा अकेले रहती हैं, तुम्हें मम्मा का भी ख्याल रखना है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है, तुम बहादुर रहो और हम बस अलग रहते हैं। ये आपके सोचने की बात नहीं है कि क्या होता है। मैं उनके पैसे भी देना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट बंधा हुआ है, अभी कोर्ट ने तय नहीं किया कि मैं क्या पैसे दूँ। जो मोहतरमा को ले जाना था वो सब पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, सोना जेवर सब ले गई। मैं दीन के हिसाब से कहता हूँ कि जो तोहफे में आपने दिया था ना, मैंने दिया था, चलो मैंने माफ़ किया, मैं वापस भी नहीं कॉल करता। मेरे बच्चे तो मुझसे मिलने दो। मेरा बच्चा मुझे कहता है कि जी आपने फैसल मामा को मारा था, आप गुंडे हैं। 4.5 साल का बच्चा तोतली आवाज़ में कहता है आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं और आपने फैसल मामा को मारा था। फिर 10 मिनट खेलता है तो वो गले में भी लगता है, प्यार भी करता है। वो कहता है बाबा मैं आपके घर कब जाऊँगा। और कोर्ट में जब मैं कोई एप्लीकेशन जमा कराता हूँ कि जी मुझे ईद पे मिलना है बच्चों से, ईद पे मैं अपने बच्चों को नमाज़ तो पढ़ाने ले जाऊँ मस्जिद, मैं नमाज़ पढ़ाने भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, मोहतरमा ख़वातीन की मस्जिद में ले जाके उनको नमाज़ पढ़ा के मुझे तस्वीर भेज देती हैं कि मैंने इनको नमाज़ पढ़ा दी। चलो आपकी बड़ी मेहरबानी, मस्जिद गई। ठीक है, तो जवाब में ये जवाब जमा होता है कि जी बच्चे बाप से डरते हैं, बच्चा जालिम है, बाप जालिम है, जाबिर है, मारता है, पीटता है, फलाना है, धमकाना है, कोई सबूत नहीं है। हम ख्वार होके रह गए अपने बच्चों के लिए। एक वक्त आता है सोचते हैं भाड़ में डालो, ना कोर्ट जाओ ना बच्चों से मिलो। लेकिन मैं क्यों किसी की खातिर अपने बच्चों की तरबियत ख़राब करूं और मैं क्यों हिम्मत हारूं। मेरी औलाद है, मुझे पता है आज नहीं तो कल वापस आएगी। जितनी भी नाइंसाफ़ी होगी ना तो अल्लाह बैठा है और अल्लाह देख रहा है। जो बच्चे इस तरह माइल कोर्ट से लेके चली गई हैं ना और बाप की कस्टडी से हैं, वो बच्चे जब 18 साल के होंगे उनमें समझ पैदा होगी। अगर वो माँ की बातों में आके बाप से नहीं मिले
वो अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली उन्होंने। एक मेरे पास एक साहब है, कह रहे हैं मेरा बेटा 27-28 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए आया है। बूढ़े आदमी थे, 28 साल के बाद, और वो भी इस चक्कर में का विरासत मिलने का की उम्मीदें हो गई हैं। तो ये औलाद भी अपने लिए जहन्नम की आग खरीद रही है। आप एकतरफा बातें ना सुन, ना माँ को छोड़ें बाप की वजह से, ना बाप को छोड़ें माँ की वजह से। तो उस पे अब तो बड़ा हो गया ना, जब एक बच्चा बड़ा हो जाए उस वक्त तो उसका फर्ज बनता है ना कि दोनों से जाके मिले। वन साइडेड बातें सुन सुन के बच्चे भी दिमाग खराब हो रहा होता है उनका। बहुत डिफरेंट है दोनों तरफ। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इन सब में मैं वाहिद इंसान हूँ जी जिसका, ये माइक दे दें इनको, खुला भी नहीं हुआ और कोर्ट ने कस्टडी भी मेरे पास है। 491 वाहिद अल्लाह की तरफ से मेरे हक में हुई है। मैं आज तक, मेरी बीवी ने पिछले साल खुला डाला मुझे, क्योंकि मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बाहर होता हूँ। उसने ब्लैकमेल करने के लिए वो खुला भी डिसमिस हो गया। उसने जो शराइतें रखी हैं वो नाजायज़ हैं। बच्चा मेरे पास है, मैं आज भी बच्चे से कहता हूँ आपकी मामा बहुत अच्छी है, बच्चा से मिलवाता हूँ। लेकिन यकीन करें इन सबसे पैसे लिए जाते। मेरी बीवी से ईद में मुलाकात पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड के एवज उसको मुलाकात दी गई, ना बैलिफ के पैसे, ना वो कोर्ट आती है, ना उससे कोई कन्वेंस चार्जेस लिए जाते। तो ये क्या है, ना इंसाफी है। मैं अपनी बेटे को लेके वहाँ जाता हूँ, जज के आगे बता रहा हूँ कि मैं इसको रखना चाहता हूँ। जज मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है जी, एकतरफा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, जज सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो औरतों को फेवर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वॉइस ऑफ फादर के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ, पॉजिटिव मैसेज। देखिए हमारा जो है ना वो जेंडर तजाद नहीं है, हम औरतों के खिलाफ नहीं है। देखिए औरत जो एक माँ भी है, एक बहन भी है। हम ये बोलते हैं कि अगर उसने खुला लेनी थी, उसको हम पसंद नहीं आई या हमें वो पसंद नहीं आई, हमारा मामला सेपरेट हो गया। पर बच्चे जो है ना वो मुश्तरक है, बच्चे माँ के भी हैं, बाप के भी हैं। अगर देखिए हमारा कानून ये कहता है कि आप ये देखें कि वेलफेयर जो है बच्चे की कहाँ बेहतर है। जब मैंने गार्डियन वार्ड की बुक पढ़ी तो उसमें माँ के फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं। माँ की अजमत पे इनकार नहीं है, माँ का जो दर्जा है बहुत बुलंद है, लेकिन बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल है। ये देखें अगर बाप के बाद अच्छा पल सकता है तो एज पर ट्रू स्पिरिट आप फैसला करें कि बच्चा बाप को दिया जाए। अगर माँ के पास पल सकता है तो माँ को दिया जाए। देखिए कस्टडी जिसके पास भी हो, आया कि माँ के पास हो या बाप के पास हो, मुलाकात से कोई किसी को ना रोके। अगर माँ के पास है तो बाप से मिलने दे, आज़ादाना माहौल में अपने घर ले जाए, बाकी रिश्तेदारों से मिलाए, और इसी तरह बाप के पास है तो मिलने दे। हमें पॉजिटिव मैसेज देना है, हमें माशरे में पॉजिटिव चेंज लेके आना है, और ये एक पॉजिटिव सोच मैं आपको देना चाहता हूँ। देखें हम भी इसी की कस्टडी की बात तो हम कर नहीं रहे, हम जो बात कर रहे हैं ना माँ की कस्टडी में, देखें शरीफ उसूल ये है कि जब मियाँ बीवी में अलहदगी होती है तो जब तक बच्चा छोटा है 9 साल तक बेटी माँ के पास रहेगी और 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा। फिर जब 7 साल का बेटा हो जाता है तो फिर बाप के पास आएगा। अच्छा, जब बच्चा छोटा है तो 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा, हफ्ते में 24 घंटे के लिए एक दफ़ा बाप के पास रहेगा। वो 6 दिन माँ के पास, 1 दिन बाप के पास। और जब बेटी 9 साल की हो जाएगी तो फिर 1 दिन बाप के पास, 6 दिन यानी 9 साल तक जब तक बेटी नहीं होती ना तो हफ्ते में 1 दिन बाप के पास, 6 दिन माँ के पास। अब 9 साल के बाद रूटीन चेंज हो जाएगी। अब वजह उसकी है कि अब बेटी को ज़रूरत है कि वो यानी माहौल ख़राब होने लगता है ना तो बाप उसमें ज़्यादा हिफाजत कर सकता है। बेटे के भी अब बिगड़ने का टाइम शुरू हुआ है तो बच्चे का फ़ायदा किस में है, अब वो बाप के पास रहे। 7 साल के बाद बेटा बाप के पास आएगा, हफ्ते में 1 दिन माँ के पास गुजारेगा। इस दौरान भी अगर वो मिलना चाहती है मिलता रहेगा। और 9 साल के बाद फिर ये होगा कि वो लड़की फिर बाप के पास आ जाएगी और हफ्ते में 1 दिन वो माँ के पास रहेगी। तो इसमें चेंजिंग भी हो सकती है कि हालात के लिहाज से बाप अगर नशई है, खुदा न ख्वास्ता चरसी है, हीरोइनची है, तो भाई फिर नहीं दे सकते उसके पास, ठीक है ना। या माँ अगर खुदा न ख्वास्ता उसके कैरेक्टर ठीक नहीं है या उसकी हरकतें ठीक नहीं है तो इसमें चेंजिंग हो सकती है। अभी हमने मकसद ये जो जैसे भाई ने एक बात कही है ना, हम पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। हम औरत के खिलाफ नहीं हैं, हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हमारी भी बच्चियाँ हैं। तो हम जो है वो कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। हम कह रहे हैं कि जब औरत के हुकूक की बात होती है तो ये भी तो इंसान है ना, मर्द है। क्या ये गधे घोड़े हैं कि इनके साथ जो मर्जी सलूक करो आप? तो औरत के हुकूक के नाम पे उनका जो बेड़ा गर्क कर दिया और रिजल्ट में औरत ही का बेड़ा गर्क होगा। इससे रिजल्ट जो है ना, मर्द इंतकाम लेने पर आएगा। नुकसान फिर फ्यूचर में औरत नहीं उठाना है, फ्यूचर में औलाद भी तबाह होगी। तो उसको उसकी कस्टडी में अगर वो होता है तो उसके पास जाके रहा जाए। मैं आपको एक अच्छा वाकया भी सुना दूं, जितने आपने नेगेटिव वाकयात सुने हैं।
अक्लमंद औरत क्या करती है, अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए वो अदालत का सहारा लेती नहीं है, वो अदालत नहीं जाती, वो समझदार औरत है। कुछ दिन पहले मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया, तो मेरा ही शागिर्द था, उसने मुझे कहा कि मेरा निकाह, मैं जाता नहीं पढ़ाने के लिए लेकिन रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनकी वालदा बैठी हुई थी गाड़ी में, पीछे लड़का आगे बैठा हुआ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आगे बैठा हुआ, तो जा रहे हैं। मैंने कहा आपके वालिद कहाँ हैं? तो उसने कहा मेरे वालिद बाद में आएंगे। मैंने कहा यार आपके वालिदैन की शादी है तो दोनों को, माँ बाप को इकट्ठे आना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे माँ बाप में सेपरेशन हो गई थी। अच्छा, मुझे एक शौक लगा। मैंने कहा फिर? कहते हैं लेकिन सेपरेशन के बावजूद भी हमको माँ बाप ने मिल के पाला है। जब अब्बा चाहते थे हम लोग अब्बा के पास जाएं, हमारी वालदा भेज देती थी, और जब हमारी वालदा बुलाती थी हमारे अब्बा हमें भेज देते थे। मेरी वालदा ने कहीं और शादी की, लेकिन अब्बा से उनका ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई बच्चों को हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। तो बच्चे हमारे, हाँ, कहते हैं हमारे अब्बा अलग रहे हैं, मेरे वालिद ने अलग शादी की, मेरी वालदा ने अलग शादी की, लेकिन हमको दोनों से मोहब्बत है। और अब जब बड़े हो गए तो हम कभी अब्बा के पास रह लेते हैं, कभी अम्मा के पास जाके रह लेते हैं, और शादी में दोनों शरीक हैं। पर्दा भी कर रही है अम्मा अब्बा से, आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि अलग हो गई थी ना। पर्दे के बावजूद इतनी उनके बच्चों की खातिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वो शादी ब्याह में भी दोनों बच्चों के रिश्ते इकट्ठे तय कर रहे हैं। तो ये भी कुछ इंसान के बच्चों के भी कुछ वाकयात हमने का बता देना, ऐसी भी खवातीन है। तो यही कुरान की आयत है, ला तुज़ार्रा वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ना माँ को नुकसान पहुंचाओ बच्चे की वजह से, ना बाप को नुकसान पहुंचाओ। आपकी बात मैंने काटी, सॉरी, अब आप जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी जी, अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, मुझसे एक लोगों का सवाल ये भी होता है इंटरव्यू के लिए, जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो खुद ज्यादा बोल रहा होता हूँ। जी जी सर, पहले आप वो क्लियर कर देते हैं ना कि माँ का राइट कितना है, बाप का कितना है, तो हम ये कहते हैं हम इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि बच्चा माँ के पास कितना रहे, बाप के पास कितना रहे, मसला ही हल हो जाए। अगर माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है तो ये है माँ का दर्जा हुस्न अखलाक में 3 गुना ज्यादा है, सरपरस्ती में बाप का मकाम शरीयत में ज्यादा है। ठीक है, सरबरा बाप है। जनाब, ये तकरीबन 2 महीने पहले हम कोर्ट में जाते हैं जहाँ बच्चों की मीटिंग होती है ना, तो वो एक कमरा टाइप बना हुआ है, उसमें सारे फैमिलीज आई होती हैं जो अपने बच्चों को मिलवाने आती हैं बाप से ना। तो वो एक बंदा अपनी बेटी को उठा रहा था, अपनी वाइफ से ले रहा था, उसने कुछ जुमला बोल दिया या नहीं बोला वो अल्लाह बेहतर जानता है। बकौल उस औरत के इसने मुझे कुछ जुमला कहा या गालियाँ दी हैं, तो उस औरत ने फ़ौरन सबके सामने चमाट मार दिया अपने एक्स शोहर को। सब बच्चे परेशान हो रहे थे, सब देख रहे थे, बस इतना नहीं हुआ, फिर उसने कॉल किया अपने भाई को, उसका भाई भागता हुआ आया है और जो है उस बाप को वहीं पे पकड़ लिया और चमाटों से आ गया। गार्ड थोड़ी दूर थे, वो थोड़ी देर के बाद आए हैं, जब तक आए थे उनको पकड़ते उसने 2-4 चमाटे मार दिए। अब सारे बच्चों के आगे, सारे फैमिलियों के आगे बाप कुत्तों की तरह बाप जलील हो रहा है, जलील हो रहा है। जो मेरे पास केसेस है ना, जी जी, कुत्ते से बदतर उसकी जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं सर। वो अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो हमने उसको बोला भाई आप हमारे साथ आओ, सब खड़े हो, कोई अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी नहीं जा रहा ना। वो ये कह रहे हैं कि यार आगे हमारे जज तो सुनते नहीं हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं। तो इसलिए आज से मिलके ना बिल्कुल हमें आई कांटेक्ट भी नहीं करते वाले से, और जजेस और वकील मिलके आपस में खेल रहे। जैसे मैं आपको बता रहा था सर सेशन से पहले, तो वो जज ने वही टाइम दिया था जो मेरे एक्स वाइफ ने बताया था कि भाई इनको 6 घंटे ही देना, तो उन्होंने 6 घंटे ही दिए हैं, बढ़ा के नहीं दिए अपनी तरफ से। तो जज का एक इतना बड़ा रुतबा है, वो खुद अख्तियारात औरत से क्यों पूछ रहे? 6 घंटे तो बहुत है, समझा नहीं मैं। 6 घंटे इससे घर लेके जाने की मुलाकात के, अच्छा, घर से मुलाकात के लिए मैंने दरख्वास्त दी थी जज साहब को कि मुझे बच्चे दे दें घर फलां टाइम के लिए, फलां टाइम तक, मतलब ईद का दिन था कि 2 दिन ईद के मुझे दे दें। तो मैंने जब दरख्वास्त दी तो जज साहब ने मेरी एक्स वाइफ से पूछा, हाँ बीबी परमिशन ली, जी 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 जी, इजाजत है या नहीं? जी, आप बच्चे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जज साहब को अख्तियारात है, वो हमसे ज़बरदस्ती पैसे लिखवा के उनको दे सकते हैं, तो वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके हमें बच्चे नहीं दे सकते। वो उनसे क्यों पूछ रहे हैं? वो हमें नहीं देना चाहती बच्चे, हम तभी तो उनके पास आए हैं ना कि यार आप हमें दिलवाएं, आप हमें इंसाफ दें, हमारे बच्चे हमारे घर से पूछना होता तो हमें कोर्ट में जाने की, यानी आपको कोर्ट में जाने की क्या, तो हम बजाय उसी के पाँव पड़े भाई, आप उसी से डायरेक्ट ही हम पाँव पड़ के बच्चे ले लिए करें। वो है आपके पास आने का मकसद क्या हुआ हमारा? हमारे पास सामने वाले वकील से मैडम ये माइक कर रही हैं कि आप एक मुलाकात तो करा दें बच्चे की, बाप से एक मुलाकात तो करा दें, और फिर जब मुलाकातें कभी कभार हो भी जाती है महीने में 2, तो वो भी इसकी मर्ज़ी पर है कि ये कभी लाती है कभी नहीं लाती। मतलब ये नहीं है कि हर महीने 2 मुलाकातों के लिए ला रही है, अपनी मर्ज़ी से स्किप भी कर देती है। फिर हम
को ऑलरेडी जो 2 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ता है, वो फिर एक मिस करती है तो वो 4 हफ्ते का इंतज़ार हो जाता है। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए एक मुसीबत ही है, परेशानी कुछ दिन है। पहले केस आया, वो लड़का हैदराबाद से कराची आता था क्योंकि बेगम कराची लेकर आ गई बच्चे। वो बेचारा हैदराबाद से सफ़र करके 1 घंटे की मुलाकात के लिए आ रहा है, पैसे भी दे रहा है ठीक है ना, और कोर्ट में मुलाकात हो रही है। हमारे कोर्ट में सर एक शक्कर से भी आ रहा था, सिटी कोर्ट में आ रहे हैं, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। ये सारी कुर्बानी आदमी देने के लिए तैयार उस सूरत में होता है कि उसको पता हो कि चलो बाद में औलाद मिल जाएगी मुझे, वो क़यामत तक के लिए गई वो। बहावलपुर से भी एक बंदा आता है। जो शुरू होते जा रहे, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मर्द जो है शादी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, आप जरा अपना वाकया सुनाएं। मेरा देखें, आप देखें, ये माइक हाँ, करीब। बिल्कुल, ये आपके सामने है मेरी जो कोर्ट की डायरी। 16 तारीख को क्या हुआ, 17 तारीख को क्या हुआ, क्या आप पढ़े। 16 को उन्होंने 17 पे कर दी पेशी, सही है, कि ईद की विजिटेशन, होम विजिटेशन 17 से 19 पे चली गई, 19 से 20 पे चली गई। अब आप 20 तारीख पे देखें कोर्ट क्या कह रही है कि इसका फैसला होगा ईद के बाद 6 जून को और 6 मई को। पिछले साल का बता या इसी साल का, इसी अच्छा, साल का, अच्छा। इसी साल का ये, हाँ, बच्चे की होम विजिटेशन और दूसरा ईद उल फितर पे जो होम विजिटेशन मांगी है उसका फैसला होगा। डायरी मेंटेन हो गई 6 मई को, लिहाजा खत्म। मैं ला ठीक है, मेरे बेटे को होम विजिटेशन नहीं दी क्योंकि बच्चा मेरे पास है। वालिदा को रिजेक्ट हो गई। अगले दिन मेरे पास कॉल आती है अनजान नंबर से, मैं कॉल उठाता हूं तो ये देखें, मुझे पता चलता है मेरी कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर औरत की फेवर में निकल आया है, उसको होम विजिटेशन दे दी गई है 6 घंटे के लिए। ये वो मुझे बैलिफ की कॉल आती है। इतनी फेवरिज्म औरत की चल रही है। बच्चे इनके पास है। मतलब ये है कि बच्चा अगर बाप के पास है, अव्वल तो होता नहीं है ऐसे। हाँ, होता नहीं, लेकिन किसी केस में बाप के पास है तो औरत को तो सहूलत है, वो अपने घर भी ले जा सकती है। पहले केस कुछ हाँ, रही है फैसला, लेकिन औरत की कस्टडी में जैसे कि होता है तो फिर बाप के घर माँ की परमिशन नहीं, ना औरत से पैसे लिए जाते, ना औरत से पैसे लिए जाते हैं मुलाकात के, कन्वेंस के। नहीं, सुने ना, दूसरा जो कमा भी रही हो ना फिर भी बाप से लिए जाते हैं, ठीक है ना, नहीं है कि किसी चीज की ना बेलिफ के हैं, ना मुलाकात के हैं, ना किसी चीज के नहीं। इवन सिर्फ आपसे 1-1 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के एवज ली जाते हैं होम विजिटेशन। वहां लिखा हुआ है साफ, सिर्फ शनाख्ती कार्ड देंगी बच्चा और जब बच्चा वापस करेंगी शनाख्ती कार्ड इन्हें वापस दे दिया जाए, ये इसमें लिखा हुआ है। इस हद तक यानी कि फेवरिज्म चल रहा है। मैं खड़ा हूं, जज मेरी नहीं सुन रहा, मेरी वाइफ चीख रही है, मेरे से बात कर रही है, मेरी वाइफ चीख रही है, जज उससे कुछ नहीं कह रहा। यही उसके बदले अगर मैं चीख पुकार कर देता मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता। बात जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची से ना 1.5 से 2 साल मुलाकात नहीं करवाई जी। उसके बाद जब मेरी, थोड़ा सा लाउडली बोले, 2 साल मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई मेरी बच्ची से। और जब मेरी मुलाकात करवाई गई कोर्ट के थ्रू, जब उन पर वो लगाया तो मेरे को होम विजिटेशन दी गई कि 1.5 साल आपने मुलाकात नहीं करवाई तो इसके बनिस्बत इनको होम विजिटेशन दी जाती है। तो जब मैं घर पे लेकर गया हूँ तो बच्ची कहती कि आप गंदे हैं और मेरे पास आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और उसका ब्रेन वॉश इतना किया गया है और इतना उसको डरा धमका के भेजा है कि वो मेरे से बिल्कुल भी मायूस नहीं हो रही, और बल्कि मेरे पास आते हुए डर रही है और आते हुए डर रही है मेरे पास। तो इतना वो किया गया है, बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं बाप से दूर करने। चलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी है, हार्ट पेशेंट है, और मैं कोर्ट के प्रेमिसेस में मेरी उनसे मुलाकात होती है बेटी से। वो भी अमूमन जब भी घर से जाते हैं तो पहले तो दादी पहले ही बोल के भेजती है कि मेरी तरफ से उसका मुंह चूमना और इस तरीके से। और बच्चे हैं मेरे घर पे माशाल्लाह, भतीजे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी तस्वीर खींच के लाना, मेरी तस्वीर दिखाना, मैं पहचानती है कि नहीं पहचानती, मेरे बारे में पूछना। बहुत सी बातें मैं सोच के कोर्ट चले जाते हैं तो कोर्ट में खाने की चीज़ें भी और ख़ुद भी बातें सोची भी होती हैं कि बच्ची से क्या बातें करनी। और फिर जब वो बच्ची को वहाँ लेकर नहीं आते हैं, मेरी महीने में 1 दफ़ा मुलाकात है। और मेरी बेटी हार्ट पेशेंट है, दिल में सुराख भी है और उसका दिल सीधे हाथ पर है, उसका एक ऑपरेशन हो चुका है। तो अब मैं इतना कुछ 1 महीना इंतज़ार करता हूँ और एक रात भी मुश्किल होती है गुजारना कि उसको सोचते हुए। और जब वहाँ जाओ बच्ची को लेकर नहीं आते, और जब वहाँ से कोर्ट से वापस आने का जो टाइम होता है ना, तो वो रोते हुए घर आते हैं। हम लोग घर आते हैं वहाँ से, अगर काम पे चले गए, जॉब पे चले गए, तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से दिन गुजरता है। घर पे आओ ना भूख लगती है ना कुछ, बड़े मुश्किल से वक्त गुजरता है। फिर वो 1 महीना दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि 1 महीना मुझे दोबारा जो है ना यही गुजारना है, इसी उससे गुजरना है। और नहीं तो
खवातीन पे कोई पेनल्टी, कोई सजा नहीं है कि बिल्कुल, आप जब जैसा तो आप लाइक मेरे ऊपर मेंटेनेंस है, जब मैं कोई सजा नहीं है। अब वहाँ पे अगर वो खर्चा पे करता है, जज ने कह दिया है, जज साहब ने, कि आपको 15 तारीख से पहले खर्चा अदा करना है। अगर 16 तारीख हो जाती है तो बाप को जेल में डाल दिया जाता है। और ये ऑर्डर हुआ है ना, इसलिए कि ऑर्डर के मैंने खिलाफ गया। खवातीन के हुकूक के नाम पे जो एक बर्बादी फैलाई जा रही है, खवातीन के हुकूक के भाई हम भी कायल हैं, कौन पागल होगा जो खवातीन के हुकूक कायल नहीं है। लेकिन ऐसे डिप्रेशन के मैंने पेशेंट देखे हैं। एक साहब अभी वो सिर्फ इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया से मूव कर गए थाईलैंड, तो उनकी बेगम ने खुला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहती हूँ, इधर पाकिस्तानी थे वो, इस बेस पे खुला ले लिया कि भाई ये मैं तो वहाँ रहना चाहती हूँ, ये थाईलैंड क्यों आए, इस बेस पे खुला लिया है। वो बंदा मुझसे मिला, 3 बेटियाँ उसकी, इस कदर डिप्रेशन में गया हुआ है। वो कह रहा है यार मेरी 3 बच्चियाँ गई मुझसे, और मेरे दोस्त बता रहे होते हैं कि बच्चियाँ बाप को याद कर रही हैं, रोती हैं, याद करती हैं। कब तक याद करेंगी भाई? थोड़े दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाएंगी। तो ये बहुत ही बदतमीजी हो रही है। अभी हमारे मेंबर की कोर्ट में डेथ हुई है। कोर्ट में इनको दें जरा पूरी डिटेल पता है उसकी? जी आप बताएं पूरी डिटेल। अली जावेद, उसने मीटिंग के लिए केस करने के लिए गया था, वो फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे कमरे अदालत में उसका हार्ट अटैक हुआ, बेचारा इंतकाल हो गया उसका। मलीर कोर्ट का वाकया है ये, और ज़्यादा पुराना नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है। तो ये डिप्रेशन की वजह से हो रहा है सब, जाहिर सी बात है। बच्चों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है, इस बात का भी खतरा है कि बड़े होके वो बाबों को भी ना मानना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे हमारे गांव में एक वाकया हुआ है, हमारे गांव में एक वाकया हुआ है, छोटी सी तलाक कलामी हुई है, और बेटे ने जो है वो सरदार खानदानी है, बेटे ने उठ के बाप को गोली मार दी। तो ये मामला इस तरह से होते जा रहे हैं। अभी एक और मैं थोड़ा सफ़र करता हूँ बाइकिया के उस पर, तो एक को बंदे को मैंने लेके जा रहा था, राइड थी, तो वो अपने दोस्त से बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे जो है ना मेरी बात हो रही है एक लड़की के साथ। तो वो उसका दोस्त उसको मशवरा दे रहा था कि भाई उसको सर पे नहीं बिठा लेना, उससे शादी वादी नहीं करना, बस टाइम ही पास कर लेना। तो ये वही वाला माहौल प्रमोट हो रहा है जिस तरह से जो मर्दों के साथ जब ऐसे वाकयात सामने आएंगे तो लोग कहेंगे यार शादी मर्द तो बेजार हो जाएंगे ना जनाब। औरत को एक रखेल बना के रखो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो और धक्का देके औलाद ना पैदा करो उससे। ज़हन चेंज होता जा रहा है। माइक लें। मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर 6 केसेस हैं। जब मैं बच्चों का केस लेने गया तो मेरे जिस दिन कोर्ट में बच्चों को पहली दफ़ा जज साहब ने कहा कि भाई बाप आके रोता रहता है यहाँ पे बैग टांग के, बच्चे हैं किधर, लेके तो आओ। तो उनकी वकील ने भी आके जज पे चढ़ाई कर दी, और उससे एक दिन पहले मेरे साले साहब ने FIR कटवा दी मेरी, रात को पुलिस आ गई गिरफ्तार करने। उससे भी दिल नहीं भरा, फिर उन्होंने साइबर क्राइम FIA में भी जाके कंप्लेन कर दी। एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया कि जी ये मेरे घर से पैसे मंगाता है, मारता है, पीटता है। तो मैंने कहा मैंने तो अपनी बड़ी बेवा साली को पैसे दिए मैं उधार, ये उनके शुक्रिया का मैसेज है, ये बैंक की रसीद है, ये केस ही झूठा है। वो 1 साल से चल रहा है मेरे ऊपर, 15 महीने से मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। बात ये है कि बच्चों को इतना नेगेटिव कर दिया है कि बाप से नहीं मिलो, और ये हम कुछ कर नहीं सकते, बस हिदायत अल्लाह के हाथ में। मेरी खुद की डिप्रेशन की हालत ये थी कि मुझे अब लेफ्ट आई से दूर का नहीं नज़र आता। ये क्रॉनिक डिजीज़ है कि वो आँख का पर्दा सूज गया है, वो हाइपरटेंशन से होता है। आगा खान की आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक बेटा है 7 साल का हुसैन, और एक जैदान 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, वो जब मिलता है कोर्ट में, मेरे पास वीडियो है, कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा कि ये साबित ही नहीं होता कि बच्चे तुमसे प्यार नहीं करते। वो रोता है जाते हुए कि मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ा और टाइम रहना है, लेकिन बस उसको अना के बीच में आके इतना पॉइजन कर दिया है। आपके बयान ख़वातीन भी सुनती हैं, और अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जो इन सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं। खुद अपने उससे भी सोचे ना, अगर के बच्चे को अगर वो आज बाप से दूर कर रही हैं, बच्चा या बच्ची, वो 12-13 साल की उम्र में आके अगर हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से और पढ़ रहे हैं और अल्लाह भी देख रहा है, तो वो कल को औरत की भी नहीं सुनेंगे, वो बागी हो जाएंगे। अच्छा, थानों में इतने चक्कर लगे। काट रहा हूं आपकी, बच्चे को माँ का अदब सिखाना भी ना, ये भी बाप को अल्लाह ने ताकत दी है। माँ बच्चे को अपना फर्मा बरदार भी वो बाप के बगैर नहीं बना सकती। बाप का रोब होता है औलाद पर, तो वो माँ की भी मानता है। हमने तो देखा है ना, घरों में माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप उसको आंखें दिखाता है, माएँ कहती है इसको संभालें आप। ऐसे ही है। तो जो माँ आज अपने बच्चे को तलाक के बाद बाप से बरगला रही है ना, ये बच्चा कल उस माँ के लिए अजाब जान बनेगा। ये ऐसे ही मेरी मुलाकात होती है तो मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि आप लोग अकेले रहते हैं, मम्मा को तंग नहीं करना, खाना खा लेना,
और अब वो काम वाम भी उन्होंने कुछ अपना शुरू कर दिया। बहरहाल जो भी, तो ख्याल रखना, भड़काना नहीं हो कि बच्चे उसके खिलाफ हों, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं होगा, मेरी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, उनके भी 4 कंधे मिले हुए, उनको आगे बढ़ा देंगे। वो मासूम बच्चे जो मेरी विरासत हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो मेरे पास नहीं है और नहीं मिल रहे, और वो तरबियत भी उनकी वैसे नहीं हो रही जैसे मैं चाहता था कि जुम्मे को मेरे बच्चे को, बड़े वाले को 3 साल की उम्र में सफ़र की दुआ याद थी, छोटे वाले ने घर छोड़ा है 3.5 साल की उम्र का था, वो तोतली ज़बान में उसको सफ़र की दुआ याद थी। अब मैं कोर्ट में पूछता हूँ तो नहीं याद, तो कोई बात नहीं, मतलब हम बाप हैं, पैसे भी दें, रोएं भी, गिड़गिड़ाएं भी, इज़्ज़त भी करें, और परवरिश भी हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रही है। मेरे बेटे का नाम है जैदान, जैद की जमा मैंने एक आलिम साहब से पूछ के रखा था कि जैद प्रोग्रेस की जमा, जैद की जमा जैदान, उसका फैशन में नाम भी चेंज कर दिया, जिडेन नाम कर दिया है, उसके स्कूल में जिडेन लिखवा दिया है, और जानबूझ के मुझे तपाने के लिए जिडेन कहा भी जाता है। कोई बात नहीं, वो नाम का असर उसी पे ही आएगा, बस दुआ कर सकते हैं, और ख़वातीन के लिए भी दुआ ही कर सकते हैं, या कोई ऐसा बयान हो कि जिससे उनको समझ आए कि नहीं रहना साथ, आप मत रहें, हम भी आपको ज़बरदस्ती बांध के नहीं रख सकते। मैंने भी बहुत दुआ करी, सब कुछ किया, डॉक्टर इसरार के भी बयान सुने, आपके भी सुने, कि एक औरत को हम बकरी की तरह बांध के नहीं रख सकते, अगर आप नहीं तलाक देंगे, खुला नहीं देंगे, तो आपकी भी फिर दुआ नहीं कबूल होगी। ठीक है, अल्लाह मैं आपकी रज़ा में राज़ी। देखें, हमने एक औरत को खुश करने के लिए वो बात नहीं करनी है जो खुदा के कानून के ख़िलाफ़ हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि औरत नहीं रहना चाहती तो ना रहे, नहीं, उसके पास नो का ऑप्शन नहीं है। शौहर में जब तक कोई वाज़ेह ख़राबी ना हो ना, हदीस में आता है जो औरत बग़ैर किसी माकूल वजह के अपने शौहर से अलहदगी का मुतालबा करती है, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। ऐसे ही मैंने वो जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम है। तो एवं ही बिला वजह ना मर्द ये कि बिला वजह तलाक़ें देता फिरे वो, ना औरत को ये है कि वो खाम खक में जो है ना खुला के केस दायर करे वो। और फिर दूसरी बात ये कि ये तो जब है जब खुला का मुतालबा करे, बिला वजह ये मुतालबा ही जायज़ नहीं, माकूल रीज़न हो। ये रीज़न नहीं है कि जॉबलेस हो गया, या आपको कोई और बंदा पसंद आ रहा है, या ये कि ये थोड़ी शक्ल ऐसी आड़ी तिरछी है वगैरह वगैरह। एक 6-6 साल गुजार लिए, 7-7 साल गुजार लिए आपने, औलाद हो गई आपकी, और आपको अब बस वैसे ही, इससे तो ख़ानदानी निज़ाम तबाह होगा ना। आप एक औरत का फ़ायदा देख रहे हैं, इस्लाम पूरी सोसाइटी को देख के कानून बनाता है कि एक औरत को अगर ये सहूलत दे दी जाए कि नहीं तुम नहीं रहना चाहती तो ना रहो, तो कल दूसरी को भी ख्याल आएगा, परसों तीसरी। इंसान तो एक जगह टिकता ही नहीं है कभी, ऐसे ही। और मर्द जो है वो इतने आराम से औरत नहीं छोड़ता। हमारी सोसाइटी में तलाक का रेशो बहुत कम है, मर्द का अल्लाह ने हौसला दिया, वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है, इल्ला ये कि चंद लोग तो मुस्तस्ना होते हैं। औरत की तबीयत में करार नहीं होता, वो तो बड़े आराम से, वो यानी थोड़े से हालात ख़राब हो गए, चलो जी भागो यहाँ से। ये तो हम देख रहे हैं, जो मुशाहिदा कर रहे हैं, उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि अगर औरत को ये इख्तियार दे दिया जाए ना कि आपको नहीं रहना तो ना रहो, उससे फैमिली सिस्टम तबाह होता है। तो इस्लाम एक पूरे निज़ाम को देख के कानून बनाता है, 2-4 औरतों को देख के नहीं कानून साजी करता। तो औरत के पास ये हक़ नहीं है इस्लामी लिहाज से। तो अगर कोई मुसलमान नहीं है तो बोल दे कि मैं काफिर हूँ, भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे नहीं इस्लाम को फॉलो करना, मैं कोर्ट से खुला लेके जा रही हूँ, और फिर उस ना नमाज जनाजा पढ़वाए, ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो। तो हम नहीं कहते कि औरत शौहर के साथ ही रहे, हम ये कहते हैं कि अगर आप इस्लाम को के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करती हो शौहर से अलहदगी का, मुनाफकत छोड़ दो, आप बोलो मैं इस्लाम को नहीं मानती, ताकि आपके साथ काफिरों वाला सलूक हो। क्योंकि काफिर का मुसलमान की विरासत में हिस्सा नहीं होता, काफिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होता, काफिर की नमाज जनाजा नहीं होती। फिर हम भी कहेंगे भाई ये एक औरत ने खुल के बोल दिया है कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानती, मैं कानून को, अदालती कानून को मानती हूँ, मैं इस्लामी कानून को नहीं मानती, मुझे राइट है कि मैं शौहर के साथ रहूँ या नहीं रहूँ, तो मेरी मर्जी में नहीं रहना चाहती। तो फिर पूरी बात वो करे, फिर हम कह देंगे भाई ठीक है ये मुस्लिम नहीं है तो ना इसका विरासत में कोई बाप से हिस्सा है, क्योंकि मुसलमान बाप की विरासत काफिर बच्चों में नहीं जाती, ठीक है ना। और ये इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है भाई अपनी मर्जी नहीं गुजारे, हम ना उसका जनाजा, उसका जायज़ है, जहाँ मर्जी करे। जब इस्लाम को मानना है तो फिर पूरा मानो ना, ये तो नहीं होता कि। और एक थोड़ी सी तजुर्बे के लिए सारे भाइयों के लिए भी, आपके लिए भी एक केस है डिफेमेशन का। अगर आप, क्योंकि खजानत का वर्ड कोर्ट में भी यूज़ होता है कि बच्चा 7 साल का है तो खजानत बाप को मिलेगी, हजाना वो कोर्ट की लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और बेटी 12 साल या 14 साल या बलूगत में होगी तो वो बाप को मिलेगी। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर, ये एक सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, अमल नहीं है इस पे। वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो माँ के खिलाफ है। बाप को मिल जाना चाहिए। अब जिधर बापों ने जाके, हमारे कोर्ट का ही केस है कि वो केस चल रहा है, और उस बाप ने साउथ सिटी हॉस्पिटल का
जो उसकी एक्स वाइफ है उसके अबॉर्शन के डॉक्यूमेंट जमा करा दिए कि मुझसे खुला हो गई, तो ये अबॉर्शन किसका है? तो उसके ऊपर एक और केस हो गया डिफेमेशन का कि ये मुझे बदनाम कर रहा है। तो हम अपनी एक्स बीवी या जो भी ख्याल उसके कोई सबूत भी नहीं दिखा सकते, उस पर भी एक हम पे ही केस बनता है कि ये हमें बदनाम कर रहा है। डिफेमेशन का एक केस है कि अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे आपके ऊपर केस लग जाएगा एक डिफेमेशन। मेरे पास एक केस आया, डिप्रेशन का मरीज बन चुका था वो आदमी। हुआ ये कि उसकी बीवी के किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ हुआ, उसने पकड़ लिया फ़ोन। पहले वो छुपा के गैर मर्द के पास जाती थी, छुप छुपा के, हालांकि मर्द में कोई कमी नहीं थी, उसका ताल्लुक़ हो गया, इश्क का हो गया, मोबाइल आजकल है। तो पहले मानती नहीं थी, जब इसने सबूत पेश कर दिए तो अब उसने कहा कि है तो है, ऐसी की तैसी। तो उसने कहा मुझे छोड़ो, तलाक दो, मैं उसी से शादी करूंगी। इसने कहा ठीक है, तुम तो बदकिरदार हो, तुम्हारी ही उससे दोस्ती हुई है ना, मैंने तो नहीं कुछ किया कोई ऐसा, तो बच्चे छोड़ दो। इसने कहा नहीं। कोर्ट से खुला लिया। शौहर ने जाके अदालत में कहा कि ये बदकिरदार है, ये सबूत हैं इसके। अदालत ने कुछ एक लफ्ज़ नहीं सुनाए शौहर को। वो बता रहा है कि भाई ये बदकिरदार औरत है, मुझ में कोई खराबी नहीं है,